हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास पथ के दावेदार का छठा भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। थोड़ी दूर चलकर अपूर्व ने सौजन्यतापूर्वक कहा, आपका शरीर इतना अस्वस्थ और दुर्बल है कि इस हालत में और आगे चलने की जरूरत नहीं है। यही रास्ता तो सीधे जाकर बड़े रास्ते में मिल गया है। मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर ने तनिक मुस्कुराकर कहा, जाने से ही क्या चला जाया जा सकता है अपूर्व बाबू। सांझ को यह रास्ता सीधा था, लेकिन रात को पठान हबशी इसे टेढ़ा बना देते हैं। चले चलिए। अपूर्व ने कहा, ये लोग क्या करते हैं, मारपीट? डॉक्टर बोले, अपनी शराब का खर्च दूसरे के कंधों पर लादने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। जैसे आपकी यह सोने की घड़ी है, इसके दूसरी जेब में जाते समय आपत्ति उठने की संभावना है। ठीक है ना? अपूर्व घबराकर बोला, लेकिन यह तो मेरे पिताजी की है। डॉक्टर बोले, यह बात तो वे लोग समझना ही नहीं चाहते, लेकिन आज उन्हें समझना ही होगा। अपूर्व ने पूछा, यानी? डॉक्टर बोले, यानी आज इसके बदले किसी को शराब पीने की सुविधा न मिल सकेगी। अपूर्व ने शंकित स्वर में कहा, ना हो, चलिए किसी दूसरे रास्ते से घूमकर चला जाए। डॉक्टर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी स्त्रियों की तरह स्निग्ध और कौतुक भरी थी। बोले, घूमकर? इस आधी रात को? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, चलिए। यह कहकर उस जीर्ण हाथ से उन्होंने अपूर्व का दायां हाथ थाम लिया। दबाव पड़ते ही अपूर्व के वर्षों के जिम्नास्टिक और क्रिकेट हॉकी खेलने से पुष्ट हाथ की हड्डियां चरमरा उठी। अपूर्व बोला, चलिए, समझ गया। चाचा जी ने उस दिन आपकी बात चलने पर कहा था कि हम लोगों के गुप्त रजिस्ट्रों में लिखा है कि कृपा करने पर वह 5, 7, 10 पुलिस वालों की जीवन लीला केवल थप्पड़ मारकर समाप्त कर सकते हैं। चाचा जी की उस मुख भंगिमा पर हम लोग खूब हंसते रहे थे, लेकिन अब सोच रहा हूं कि हंसना उचित नहीं था। आप संभवतः ऐसा कभी भी कर सकते हैं। डॉक्टर के चेहरे के भाव बदल गए। बोले, चाचा जी की यह तो अतिशयोक्ति थी। सोनी गली को पार करके वे बड़ी सड़क के पास पहुंचे तो अपूर्व बोला, अब लगता है कि मैं बेखटके जा सकूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर ने रास्ते पर दूर तक नजर डालकर धीरे से कहा, जा सकेंगे शायद। नमस्कार करके विदा होते समय अपूर्व अपने आंतरिक कौतूहल को किसी भी प्रकार रोक नहीं सका। बोला, अच्छा सव्य? डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, सव्य नहीं, डॉक्टर कहो। अपूर्व लज्जित होकर बोला, अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा यह सौभाग्य है कि रास्ते में कोई मिला नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर उनके दल में अधिक संख्या में लोग होते तो भी क्या हम लोग संकट मुक्त थे? डॉक्टर बोले, उनके दल में 10-5 आदमी ही तो रहते हैं। अपूर्व ने कहा, 10 हो या 5, हमें भय नहीं था। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, नहीं। मोड़ पर पहुंचकर अपूर्व ने पूछा, अच्छा, क्या सचमुच ही आपके पिस्तौल का निशाना कभी खाली नहीं जाता? डॉक्टर हंसते हुए बोले, नहीं। लेकिन क्यों, बताइए तो। मेरे पास तो पिस्तौल है ही नहीं। अपूर्व बोला, बिना लिए ही निकल पड़े, आश्चर्य है। डॉक्टर साहब, मेरा डेरा यहाँ से लगभग 1 कोस होगा या नहीं? डॉक्टर ने कहा, अवश्य होगा। अपूर्व बोला, अच्छा नमस्कार, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। वह फिर बोला, अच्छा यह भी तो हो सकता है कि वे लोग आज किसी दूसरे रास्ते पर खड़े हों। डॉक्टर बोले, कोई आश्चर्य तो है नहीं। अपूर्व ने कहा, नहीं भी है भी। अच्छा नमस्कार, लेकिन मजा तो देखिए, जहां वास्तव में आवश्यकता है, वहां पुलिस की परछाई तक नहीं। क्या यही है उन लोगों का कर्तव्य बोध? क्या हम लोग इसलिए मर मर कर टैक्स देते हैं? सब बंद कर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप?
इसमें संदेह नहीं, कहकर डॉक्टर साहब हंस पड़े। बोले, चलिए बातचीत करते करते आपको कुछ दूर और पहुंचा दूं। अपूर्व लज्जा भरे स्वर में बोला, मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ डॉक्टर साहब, मुझ में तनिक भी साहस नहीं है। कोई दूसरा होता तो इतनी रात आपको कष्ट न देता। उसकी ऐसी विनम्र, अभिमान रहित सच्ची बात सुनकर डॉक्टर साहब अपनी हंसी के लिए स्वयं ही लज्जित हो गए। स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, साथ चलने के लिए ही तो मैं आया हूँ अपूर्व बाबू, नहीं तो प्रेसिडेंट मेरे हाथ में इस चीज को नहीं सौंपती। यह कहकर उन्होंने बाएं हाथ की काली मोटी लाठी दिखा दी। अपूर्व ने पूछा, क्या वे आपको आदेश दे सकती हैं? डॉक्टर हंसकर बोले, अवश्य दे सकती हैं। अपूर्व बोला, लेकिन किसी दूसरे को भी तो मेरे साथ भेज सकती थी। डॉक्टर ने कहा, इसका अर्थ होता सबको दल बनाकर भेजना। उससे तो यही व्यवस्था ठीक हुई अपूर्व बाबू। डॉक्टर ने कहा, वे हमारे दल की प्रेसिडेंट हैं। उनको सब कुछ समझकर काम करना पड़ता है। जहां छुरेबाजी होती है, वहां हर किसी को नहीं भेजा जा सकता। अगर मैं ना होता तो आज रात को रुकना पड़ता, वे आपको आने ना देती। अपूर्व बोला, लेकिन अब इसी रास्ते से आपको अकेले ही लौटना पड़ेगा। डॉक्टर बोले, पड़ेगा ही। अपूर्व और कुछ नहीं बोला। 15 मिनट और चलने के बाद पहले पुलिस स्टेशन को दाईं ओर छोड़कर बस्ती में कदम रखते ही अपूर्व ने कहा, डॉक्टर साहब, अब मेरा डेरा अधिक दूर नहीं है। आज रात यहीं ठहर जाएं तो क्या हानि है? डॉक्टर हंसते हुए बोले, हानि तो बहुत सी बातों में नहीं होती अपूर्व बाबू, लेकिन बेकार काम करने की हम लोगों को मनाही है। इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए मुझे लौट जाना पड़ेगा। अपूर्व बोला, क्या आप लोग बिना प्रयोजन कोई भी काम नहीं करते? डॉक्टर बोले, करने का निषेध है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अपूर्व बाबू। एक बार मुड़कर पीछे के अंधेरे से भरे रास्ते को देखकर अपूर्व इस व्यक्ति के अकेले लौट जाने की कल्पना से सिहर उठा। बोला, डॉक्टर साहब, लोगों की मर्यादा की रक्षा करने की भी क्या आप लोगों को मनाही है? डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा, अचानक यह प्रश्न क्यों? अपूर्व ने एक क्षुब्ध अभिमान के स्वर में कहा, इसके अतिरिक्त और क्या कहूँ बताइए? मैं डरपोक आदमी हूँ, दलबद्ध गुंडों के बीच से अकेला नहीं जा सकता, लेकिन मुझे निरापद पहुंचाकर उसी संकट के बीच से यदि आप अकेले लौटेंगे, तो मैं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूंगा। बड़े स्नेह से उसके दोनों हाथ पकड़कर डॉक्टर ने कहा, अच्छा चलिए, आज रात आपके डेरे पर ही चलकर अतिथि बनकर रहूं, लेकिन यह सब बखेड़ा क्यों मोल ले रहे हो भाई? अपूर्व इस बात का ठीक अर्थ नहीं समझ सका, लेकिन 2-4 कदम आगे बढ़ते ही हाथ में न जाने किस प्रकार का खिंचाव अनुभव करके घूम कर बोला, आपका जूता शायद काट रहा है डॉक्टर साहब, आप लंगड़ा रहे हैं। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, ये कुछ नहीं है, लोगों के घरों के पास पहुंचते ही मेरे पैर अपने आप लंगड़ाने लगते हैं। गिरीश महापात्र का चलना याद है ना? अपूर्व बोला, आपको चलना नहीं पड़ेगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, लेकिन आपकी मर्यादा? अपूर्व बोला, आपसे मर्यादा की क्या बात है? मैं तो आपकी चरण धूलि के बराबर भी नहीं। आपके अतिरिक्त किसमें साहस है? इस रास्ते से अकेले चलने में इस व्यक्ति के लिए क्या कठिनाई है? पुलिस वाले जिसे सव्यसाची के नाम से जानते हैं, उनकी राह 10-12 गुंडे मिलकर भला कैसे रोक सकते हैं? डॉक्टर ने हंसी छिपाकर भले आदमी की तरह कहा, इससे तो यही उचित होगा कि हम दोनों ही फिर एक साथ लौट चलें। मुझे अकेला देखकर अगर कोई आक्रमण करने का साहस करे भी, तो आपके साथ रहने से इसकी संभावना नहीं रहेगी। अपूर्व बोला, फिर लौट चलूं? डॉक्टर बोले, हानि ही क्या है? अकेले जाने में मुझे जो शक है वह तो ना रहेगा। अपूर्व ने पूछा, मैं ठहरूंगा कहाँ? डॉक्टर बोले, मेरे यहाँ। ऑफिस से लौटने पर अपूर्व को आज भोजन भी नहीं मिला था। बड़े जोर की भूख लग रही थी।
कुछ लज्जित होकर बोला, देखिए, अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आपके लिए डॉक्टर ने हंसते हुए बात काट कर कहा, चलिए ना, आज भाग्य की परीक्षा करके देख ली जाए। लेकिन एक बात है, तिवारी को बहुत चिंता होगी। तिवारी की चर्चा होते ही अपूर्व के मन में अचानक एक हिंस्र प्रतिशोध की भावना जाग उठी। क्रुद्ध होकर बोला, मर जाए सोचते सोचते, चलिए लौट चलें। दोनों फिर सुनसान रास्ते से लौट पड़े, लेकिन इस बार उसे डर की बातें ही याद नहीं आई। पुलिस स्टेशन पार करके अचानक पूछ बैठा, डॉक्टर साहब, आप एनार्किस्ट हैं? डॉक्टर साहब बोले, आपके चाचा जी क्या कहते हैं? अपूर्व बोला, उनका कहना है कि आप एक भयानक एनार्किस्ट हैं। डॉक्टर बोले, मैं सव्यसाची हूँ। इस संबंध में आपको संदेह नहीं? अपूर्व ने कहा, नहीं। डॉक्टर बोले, एनार्किस्ट से आप क्या अर्थ लगाते हैं? अपूर्व बोला, राजद्रोही, अर्थात जो राजा का शत्रु हो। डॉक्टर बोले, हमारे राजा विलायत में रहते हैं। लोग कहते हैं बहुत ही भले आदमी हैं। मैंने अपनी आंखों से उन्हें कभी नहीं देखा। उन्होंने भी मेरी कभी कोई हानि नहीं की। फिर उनके प्रति शत्रुता का भाव मेरे मन में क्यों होगा? अपूर्व बोला, जिन लोगों के मन में आता है, उनमें भी वह किस प्रकार आता है बताइए तो? उनका भी तो उन्होंने कभी अनिष्ट नहीं किया। डॉक्टर बोले, इसीलिए तो आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य नहीं है। इसे अस्वीकार करने से अपूर्व चौंक पड़ा। अविश्वास करने का उनमें साहस नहीं था। कुछ सोचकर बोला, राजा भले ही ना हो, राज कर्मचारियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र है, वह तो असत्य नहीं है डॉक्टर साहब। कर्मचारी राजा के नौकर हैं, वेतन पाते हैं और आज्ञा पालन करते हैं। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। इस सहज प्रक्रिया को जटिल और विराट प्रक्रिया को सूक्ष्म करके जब देखने की चेष्टा करता है, तभी व्यक्ति सबसे बड़ी भूल करता है। इसलिए उन लोगों पर आघात करने को एक शक्ति के मूल में आघात करना कहकर कुछ लोग आत्मवंचना करते हैं। इतनी बड़ी सांघातिक व्यर्थता दूसरी नहीं है। अपूर्व बोला, लेकिन ये व्यर्थ काम करने वाले लोग क्या भारत में नहीं हैं? डॉक्टर बोले, हो सकते हैं। अपूर्व ने पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब, सब लोग कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? उसकी उत्सुकता और व्यग्रता देखकर डॉक्टर केवल मुस्कुरा दिए। अपूर्व बोला, हंस क्यों दिए? डॉक्टर बोले, आपके चाचा होते तो समझ जाते। आपको विश्वास है कि मैं अनार्किस्टों का नेता हूँ। मेरे ही मुंह से उत्तर की आशा करना क्या उचित होगा पूर्व बाबू? अपनी बुद्धिहीनता पर अपूर्व अप्रतिभ होकर बोला, आशा करना पूरी तरह अनुचित हो जाता अगर आप मुझे आज अपने दल में भर्ती ना कर लेते। सदस्यों का इतनी बात जान लेने का अधिकार है। इससे अधिक जानने की उसे जरूरत नहीं है। अधिकार है, कहकर डॉक्टर हंस पड़े। विद्रोही दल के खाते में जिसका नाम लिखा गया है, उसके प्रश्न का यही उत्तर है। इससे अधिक जानने की जरूरत नहीं है। अपूर्व तीखे स्वर में बोला, दल के खाते में झटपट नाम लिख लेने से ही तो कुछ नहीं होता। उसका फलाफल भी तो समझाना पड़ता है। डॉक्टर बोले, लेकिन उन लोगों ने क्या ऐसा नहीं किया है? अपूर्व बोला, कुछ भी नहीं। पथ के दावेदार, दावे का इतना ठाट बाट है, यह कौन जानता था? और आप भी वहां थे। नाम लिखने से पहले आपको भी तो जान लेना उचित था कि मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है। डॉक्टर तनिक लज्जित होकर बोले, महिलाओं ने ही यह सब आयोजन किया है। वे ही जानती हैं किसे सदस्य बनाए किसे नहीं। वास्तव में मैं इन लोगों की सभा की कोई विशेष बात नहीं जानता अपूर्व बाबू। अपूर्व समझ गया कि यह भी परिहास ही है। उत्कंठा और आशंका से क्रुद्ध होकर बोला, छिपा क्यों रहे हैं डॉक्टर साहब? सुमित्रा को ही अध्यक्ष बनाइए और जिसे जो चाहे बना दीजिए। यह दल आपका है और आप ही इसके सब कुछ हैं, इसमें संदेह नहीं। पुलिस की आंखों में आप धूल झोंक सकेंगे, लेकिन मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते, यह समझ लीजिए। डॉक्टर ने आंखें फाड़ कर कहा, मेरे दल का अर्थ एनार्किस्टों का दल ही तो है। आप व्यर्थ ही शंकित हो उठे हैं अपूर्व बाबू।
आदि से अंत तक आपने गलत समझा है। वे लोग जीवन मरण के खेल में शामिल हैं। वे लोग आपके जैसे कायर आदमी को अपने दल में क्यों शामिल करेंगे? वे क्या पागल हैं? अपूर्व लज्जा से लाल हो उठा, लेकिन उसकी छाती पर से भारी बोझ हट गया। डॉक्टर ने कहा, पथ के दावेदार नाम रखकर सुमित्रा ने इस दल की स्थापना की है। जीवन यात्रा में पथ पर चलने का मनुष्य को कितना बड़ा अधिकार है। संस्था के सदस्य अपना पूरा जीवन लगाकर यही बात हर मनुष्य को बता देना चाहते हैं। सुमित्रा के अनुरोध पर जितने दिन यहाँ रहूंगा, इस दल को सुसंगठित करने का प्रयत्न करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा कुछ संबंध नहीं है। यह है समाज सुधारक, लेकिन समाज सुधार के लिए घूमने को ना तो मेरे पास समय है, ना धैर्य। हो सकता है कुछ दिन यहाँ रहूं, हो सकता है कल ही चलता बनूं, फिर जीवन भर भेंट ना हो। मेरे जीने या मरने का समाचार भी संभव है आप तक ना पहुंचे। यह वचन शांत और धीमे थे। उच्छ्वास का आवेग उनमें नहीं था। सव्यसाची का जो विवरण उसने चाचा जी से सुना था, वह अपूर्व को याद आ गया। लेकिन तभी याद आया, वह तो पत्थर है, उसके लिए पीड़ा का अनुभव कैसा? उसने पूछा, सुमित्रा कौन है? आपसे कैसे परिचय हुआ? डॉक्टर थोड़ा हंस दिए। उत्तर न मिलने पर अपूर्व स्वयं समझ गया कि पूछना ठीक नहीं हुआ। कुछ पल मौन रहकर डॉक्टर बोले, आपकी कृपा से आज रास्ता निर्विघ्न है। अक्सर होता नहीं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? सुनो तो। अपूर्व बोला, सोचता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन उसे छोड़िए। अच्छा, आपने कहा मनुष्य का पथ पर निर्विघ्न चलने का अधिकार। जिस प्रकार आज हम लोग पथ पर निर्विघ्न चल रहे हैं, ऐसा ही ना? डॉक्टर हंसकर बोले, हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही। अपूर्व ने कहा, जो स्त्री पति को छोड़कर पथ के दावेदारों का सदस्य बनने आई है, वह भी मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका। डॉक्टर बोले, मैं भी ठीक प्रकार से समझ गया हूँ, कह नहीं सकता। उन सब बातों को सुमित्रा ही अच्छी तरह जानती है। अपूर्व ने पूछा, उसके पति शायद नहीं है? डॉक्टर चुप ही रहे। अपूर्व को लज्जा से फिर याद आया कि वे कोई उत्तर नहीं देंगे। डॉक्टर के मुंह की ओर देखकर उसे लगा, मानो इस रहस्यमय व्यक्ति के अशांत जीवन के एक गोपनीय भाग को अचानक उसने देख लिया है। उसने स्पष्ट देखा, उस भीषण रूप से सतर्क व्यक्ति की आंखों पर एक धुंधला सा जाला छा गया था। अपूर्व ने और कुछ नहीं पूछा, चुपचाप चलने लगा। अचानक डॉक्टर ने हंसकर पूछा, देखिए अपूर्व बाबू, आपसे मैं सच कहता हूँ, स्त्रियों की यह प्रणय जनित मान अभिमान की बातें मैं कुछ नहीं समझता। इनमें बेकार ही समय नष्ट होता है। इतना समय मेरे पास कहाँ है? अपूर्व के प्रश्न का यह उत्तर नहीं था। वह चुप ही रहा। डॉक्टर बोले, चुप क्यों हो? बातचीत क्यों नहीं करते? अपूर्व बोला, क्या कहूँ? बताइए। डॉक्टर बोले, देखिए अपूर्व बाबू, भारती बहुत अच्छी लड़की है। जैसी बुद्धिमती है, वैसी ही कर्मठ और शिष्ट भी। यह बात भी बेकार थी। लेकिन अपूर्व ने यह भी नहीं पूछा कि आप उससे कितने दिनों से परिचित हैं और किस प्रकार। वह बोला, हाँ। डॉक्टर शायद अपनी अंतिम बात का ये सूत्र पकड़कर बोले, आपके विषय में उन्होंने बताया था कि आप भयंकर हिंदू हैं, एकदम कट्टर। भारती ने कहा था कि उसने इतने कट्टर हिंदू की भी जात बिगाड़ दी है। अपूर्व बोला, हो सकता है। उसकी तर्क करने की इच्छा नहीं थी। रास्ता भी लगभग समाप्त हो चला था। गली के मोड़ पर डॉक्टर ने जैसे अपने सुस्त मन को एकाएक झकझोर कर जगा दिया। बोले, अपूर्व बाबू। स्वर की तेजी से सचेत होकर अपूर्व ने कहा, कहिए। डॉक्टर बोले, मेरे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे चले जाने पर अपना संकोच छोड़कर सुमित्रा की सहायता कीजिएगा। ऐसी स्त्री आप सारे संसार में भी ना पा सकेंगे। इसका पथ का दावेदार कहीं निरादर तथा अवहेलना से मर ना जाए। अपूर्व ने पूछा, तो फिर आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं?
डॉक्टर बोले, यहाँ से चले जाना ही मंगलमय है। मेरी सहायता की आप लोगों को जरूरत नहीं। सब लोग मिलकर इसे संगठित कीजिए। इसी के द्वारा देश का सबसे बड़ा कल्याण होगा। अपूर्व बोला, नवतारा की घटना पर तो मैं विश्वास नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले, लेकिन सुमित्रा पर तो करेंगे। विश्वास के लिए इतना ऊंचा स्थान और कहीं नहीं मिलेगा अपूर्व बाबू। मैंने पहले ही बता दिया है कि स्त्रियों की बातें मैं बिल्कुल समझ नहीं सकता, लेकिन जब सुमित्रा कहती है कि विघ्न बाधाहीन स्वतंत्र जीवन यात्रा का मानव को अधिकार है, तब इस दावे की किसी भी युक्ति से अवहेलना नहीं की जा सकती। केवल मनोहर के ही नहीं, अनेक लोगों के निर्दिष्ट मार्ग पर चलने से नवतारा का जीवन निर्विघ्न हो जाता, यह मैं जानता हूँ। जिस पथ को उसने स्वयं चुना है, वह भी निरापद नहीं है, लेकिन स्वयं विपत्ति में डूबे रहकर मैं भी भला किस बूते पर उस पर विचार करूं, बताइए तो। सुमित्रा कहती है, इस जीवन को निर्विघ्न बिता पाना ही क्या मनुष्य का चरम कल्याण है? मनुष्य के विचार और प्रवृत्ति ही उसके कर्तव्य को निर्धारित करते हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा निर्धारित विचारों और प्रवृत्ति के द्वारा जब वह अपने स्वाधीन विचारों का मुंह बंद कर देता है, तब उससे बढ़कर आत्महत्या तो मनुष्य के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। इस बात का कोई भी उत्तर मैं खोजने पर भी नहीं पा सकता हूँ अपूर्व बाबू। अपूर्व बोला, लेकिन यदि सभी अपने ही विचारों के अनुसार। डॉक्टर ने बीच में ही रोककर कहा, अर्थात अगर सभी अपने ही विचारों के अनुसार काम करना चाहें, उस दिशा में कैसा कांड होगा, यह बात आप एक बार सुमित्रा से पूछ कर देखिए। अपने प्रश्न की त्रुटि समझकर अपूर्व उसे सुधारना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिला। डॉक्टर ने रोक कर कहा, लेकिन अब कोई तर्क नहीं चलेगा अपूर्व बाबू। हम लोग अब पहुंच गए। इस विषय में फिर कभी बात की जाएगी। अपूर्व ने देखा, वही लाल रंग का विद्यालय, उसके 2 तल्ले के भारती के कमरे में उस समय भी रोशनी दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने पुकारा, भारती। खिड़की से झांककर भारती ने व्याकुल स्वर में पूछा, विजय से आपकी भेंट हुई डॉक्टर साहब? वह आपको बुलाने गया है। डॉक्टर ने हंसकर कहा, तुम लोगों को प्रेसिडेंट का आदेश ही तो है, लेकिन कोई भी आदेश इतनी रात गए किसी को भी उस रास्ते से भेज नहीं सकेगा। देख रही हो, किसी को साथ लौटा लाया हूँ। भारती ने ध्यान से देखकर अंधेरे में भी पहचान लिया, बोली, ठीक नहीं किया, लेकिन आप शीघ्र जाइए। नरहरि ने शराब पीकर अपनी हेम के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी है। बचेगी या नहीं इसमें संदेह है। सुमित्रा दीदी वहीं गई हैं। डॉक्टर बोले, अच्छा ही तो किया है। मरती हो तो मर जाए, लेकिन मेरे अतिथि। भारती बोली, महिलाओं पर आपकी विशेष अनुकंपा रहती है, लेकिन हेम के बजाय अगर नरहरि के साथ ऐसा हुआ होता, तो आप अब तक दौड़े चले गए होते। डॉक्टर बोले, मान लो दौड़ा चला जा रहा हूँ, लेकिन मेरे अतिथि। भारती दीपक लिए नीचे आ गई और द्वार खोलकर बोली, अब आप देर मत कीजिए। डॉक्टर बोले, लेकिन क्या इनको ईसाई आतिथ्य स्वीकार होगा? इनको छोड़कर कैसे जाऊं भारती? उसे तुम लोगों ने अस्पताल भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की? भारती नाराज होकर बोली, जो कुछ करना हो कीजिए। आपके पैर पड़ती हूँ, देर ना कीजिए। इनको मैं संभाल लूंगी। मुझे अभ्यास है। कृपया आप फौरन चले जाइए। अपूर्व कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर तेजी से अंधेरे में विलीन हो गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।